नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल को लिखा खुला पत्र। सीसीए कानून व्यवस्था और विकास पर रखी बात। केंद्र सरकार की जन कल्याण योजनाओं का किया भी जिक्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के प्रतिमा का किया अनावरण। राष्ट्र निर्माण में योगदान को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में सुजल नाम सुफल नाम 2.0 अभियान की शुरुआत। पानी संचय और ग्रामीण रोजगार बढ़ाने पर रहेगा फोकस। लखनऊ विश्वविद्यालय में लाल बरादरी मस्जिद ताले को लेकर विवाद। एनएसयूआई का प्रदर्शन और एबीवीपी का समर्थन। उत्तर प्रदेश में फिल्म यादव जी की लव स्टोरी का विवाद भड़का। ट्रेलर और टाइटल पर सड़कों और सोशल मीडिया पर प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नागरिकों के नाम हिंदी और बांग्ला में खुला पत्र लिखकर सीईए घुसपैठ पर लगाम, कानून व्यवस्था और राज्य के विकास जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। जय मां काली से पत्र की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले महीनों में राज्य का भविष्य जनता के निर्णय से तय होगा। पीएम ने विकसित समृद्ध पश्चिम बंगाल का संकल्प दोहराते हुए केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जनधन योजना से करीब 5 करोड़ लोग बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े हैं और स्वच्छ भारत अभियान के तहत 25 लाख शौचालय बने। 2.82 लाख करोड़ रुपए का लोन छोटे व्यापारियों को दिया गया। अटल पेंशन योजना से 56 लाख वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हुए हैं। उज्ज्वल योजना से 1 करोड़ से अधिक परिवारों को गैस कनेक्शन मिला और किसान सम्मान निधि के तहत 52 लाख से ज्यादा किसानों को सीधी आर्थिक सहायता दी गई है। पीएम ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के असहयोग के बावजूद केंद्र विकास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्र भारत के पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान एस जयशंकर और गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। समारोह में राजगोपालाचारी के राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद भी किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल अभियान जल संचय जन भागीदारी 2.0 की शुरुआत की है। यह अभियान 31 मई 2026 तक चलेगा और राज्य के हर तालुका में 10 झीलों को गहरा करने, नदियों और चेक डैम से गाद निकालने, नहरों की सफाई व मरम्मत करने व बारिश का पानी संचय करने के लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ चलाया जाएगा। इस साल की शुरुआत गांधीनगर के भाट गांव की झील गहरा करने से हुई है, जिससे इसकी स्टोरेज क्षमता 2.01 लाख क्यूबिक फीट बढ़ेगी। 2018 से 2025 तक काम पूरे किए जाएंगे, जिनमें नई झीलों का निर्माण, चेक डैम और नहरों की सफाई भी शामिल है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। मुंबई में चल रहे अधिवेशन सत्र में अमोल अजीत पवार के एनसीपी के विधायक मिटकरी ने अजीत पवार से जुड़े विमान हादसे को लेकर बड़ा बयान दिया है। अमोल मिटकरी ने इस हादसे को लेकर साजिश की आशंका जताते हुए सवाल उठाया कि क्या यह दुर्घटना थी या एक बड़ी साजिश। उन्होंने यहां तक कहा कि विमान का पायलट कहीं सुसाइड बॉम्बर तो नहीं था। मिटकरी ने अपने बयान में कहा कि इस हादसे के पीछे की सच्चाई सामने आनी चाहिए और अगर इसे एक्सीडेंट बताया जा रहा है तो इसे साबित किया जाए। उन्होंने दावा किया कि पायलट के कथित रिकॉर्ड और बीमा को लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं, जिनकी जांच जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी के विधायकों से प्रधानमंत्री को पत्र लिखने की अपील की गई है और मामले की पूरी निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं बल्कि देश की राजनीति में इस वक्त जिस सबसे बड़ी खबर पर सबकी नज़र लगी है, सबकी निगाहें टिकी हैं, वह है महाराष्ट्र के दिवंगत उप मुख्यमंत्री अजीत दादा की मौत को लेकर कि उनकी मौत आखिरकार कैसे हुई, क्या कोई लापरवाही थी, क्या कोई साजिश थी। उसको लेकर लगातार एनसीपी शरद पवार के विधायक रोहित पवार, जो कि अजीत पवार के भतीजे भी हैं, लगातार 2 प्रेजेंटेशन दे चुके हैं। वहीं अजीत पवार की खुद की पार्टी के विधायक अमोल मिटकरी लगातार अजीत पवार की मौत को लेकर जांच की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि एक नई बात सुनने को मिल रही है कि एक सभा में अमोल मिटकरी हमारे साथ मौजूद हैं कि अजीत पवार की मौत उस तरह हुई जैसे कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हुई थी। ऐसा क्यों लगता है? आपने ऐसा क्यों कहा मिटकरी साहब? मैंने ऐसा सवाल पूछा है, मैंने ये नहीं कहा कि उसने बॉम्ब से उड़ाया। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, जिस तरीके से लिट्टे की एक महिला को हिप्नोटाइज करके सुसाइड बॉम्बर करके राजीव जी की हत्या के लिए भेजा गया था, उस तरीके से जो कपूर नाम का पायलट है उसको
VSR कंपनी ने 50-50 करोड़ के जो बीमे उतरवाए थे दिसंबर में, उस तरीके से सुसाइड बॉम्बर कर तो नहीं भेजा। अगर ये बात झूठ है तो फिर DGCA ने इस पे उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। DGCA के अंदर ही आता है ना VSR कंपनी, तो वो देती नहीं, वो FIR भी नहीं कर रही। किस लिए बचा रही है इन लोगों को? 50-50 करोड़ का लालच देके इन लोगों ने अगर उसको सुसाइड बॉम्बर एज ए सुसाइड बॉम्बर, क्योंकि देखिए आप फिर से वो CCTV फुटेज देखिए, जब गुजोबावी के एयर स्ट्रिप पे फ्लाइट लैंड होता है तो लैंड होने के पहले धमाके होते हैं और लैंड होने के बाद भी 2 धमाके होते हैं। यानी इतना डीजल उसमें कैसे भराया गया था? वो डीजल था या बम थे या स्फोटक था? ये तो पूछना कोई गलत बात तो है नहीं। ये मुझे साशंकता है, और अगर एक झूठ होगी तो CID चौकसी में इसकी इंक्वायरी जल्द से जल्द कीजिए। अमूल जी, लगातार ब्लैक बॉक्स की बात आप भी कर रहे हैं, लगातार ब्लैक बॉक्स की बात रोहित पवार जी भी कर रहे हैं। कल जिस तरह से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान दिया कि डिजिटल फ्लाइट रिकॉर्डर का जो डेटा है वो पूरी तरह से डाउनलोड कर लिया गया है, वॉइस रिकॉर्डर जो डेटा है वो विदेशी कंपनी की मदद से लोड करने की कोशिश की जा रही है, और 13 जो तकनीकी मानक हैं, मानकों के आधार पर इस पूरे मामले की जाँच की जाएगी। पहले CID तक जाँच सीमित थी, अब मांग की गई कि CBI तो वहाँ पर भी मुहैया करवाया गया है, CBI कहा गया है। आपको क्या लगता है, मतलब कि जो 13 तकनीकी मानकों की बात की जा रही है, CM साहब जो कह रहे हैं कि एक तरफ ब्लैक बॉक्स कहा जा रहा है कि पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि वॉइस रिकॉर्डर जो डेटा है डिजिटल वो रिकवर हो चुका है। CM साहब ने कल खुद कहा ये संभ्रमावस्था है। महाराष्ट्र की जनता के भी दिल में संभ्रमावस्था है कि ब्लैक बॉक्स का डेटा रिकवर होने के लिए इतने दिन कैसे लग सकते हैं, और ब्लैक बॉक्स का डेटा अगर फॉरेन में भेजा जाएगा तो उसको आने में कितने दिन लगेंगे? यानी तब तक तो ये पूरा मसला ठंडा हो चुका होगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि CID इंक्वायरी में जो कुछ निकलेगा वो निकले, लेकिन इतना जरूर निकले कि साहिल मदन और यश ये दोनों उस दिन कहाँ थे और अब कहाँ हैं। और रोहित पवार ने आज एक नई CBI के लेकर जानकारी दी है कि अब तक देश के इतिहास में CBI के पास तकरीबन 7065 जो मामले हैं पेंडिंग है जांच के दायरे में। पिछले 10 सालों की बात करें तो 2000 से ज़्यादा जांच के जो पेंडिंग है मामले। क्या लगता है आपको कि उन्होंने जल्द से जल्द जांच की मांग की है, वरना अपने तीसरे प्रेजेंटेशन की तैयारी 70% जो और जानकारी है इस मामले को लेकर वो सामने रखने की बात कर रहे हैं? कई लोगों के नाम भी उजागर करने की बात कही उन्होंने। कि इस कहने से मैं सहमत हूँ। 2000 के ऊपर अगर CBI पे ऐसे 10 सालों का रिकॉर्ड है, 10 साल का अगर रिकॉर्ड होगा तो फिर फास्ट ट्रैक पे कैसे आएगा वो मसला? तो मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस मसले को थोड़ा फास्ट ट्रैक पे लेकर जल्द से जल्द जो कुछ भी है उसकी इंक्वायरी करने को ना। ये थे अमोल मिटकरी जो अजित पवार NCP के विधायक थे, सीधे हमसे बातचीत कर रहे थे। मुंबई से कैमरा से तो इसलिए के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई। मोहनिया के चांदनी चौक पर लगातार लग रहे जाम को देखते हुए SDM रत्ना प्रियदर्शनी के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। NH-19 की सर्विस लेन, रामगढ़ रोड और भभुआ रोड पर सड़क किनारे अस्थायी रूप से लगाए गए ठेले और अवैध कब्जों को भी हटाया गया तथा अतिक्रमणकारियों पर जुर्माना भी लगाया गया। नगर पंचायत ने जब्त ठेलों को ट्रैक्टर के माध्यम से कार्यालय भेज दिया और SDM ने बताया कि बार बार चेतावनी के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा था, इसलिए पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की गई है और आगे भी अभियान इसी तरह लगातार जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में नई फिल्म यादव जी की लव स्टोरी अपने टाइटल और ट्रेलर को लेकर विवाद में है। कई जिलों में लोग सोशल मीडिया और सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर समेत 4 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। बहराइच में यदुवंशी संगठन ने प्रदर्शन किया और कहा कि फिल्म में लव जिहाद दिखाकर यादव समाज की छवि धूमिल करने की कोशिश भी की जा रही है। बरादरी मस्जिद में ताला लगाए जाने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। NSUI और अन्य छात्र संगठनों ने कुलपति कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP ने सुरक्षा का हवाला देते हुए ताला लगाए जाने का समर्थन किया और चेतावनी दी कि यदि मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ी गई तो वे पूजा पाठ भी करेंगे। ABVP ने आरोप लगाया कि NSUI विश्वविद्यालय का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है और दोनों पक्षों के आमने सामने आने की स्थिति को देखते हुए कैंपस में 2 थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई है और सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम कड़े किए गए हैं। मध्य प्रदेश से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। जबलपुर भोपाल हाईवे पर बना रेल ओवरब्रिज अचानक भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन कई गंभीर सवाल खड़े हो गए। जबलपुर जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने इस रेल ओवरब्रिज का एक हिस्सा रविवार शाम करीब 5 बजे ढह गया।
क्या एक बार फिर आम जिंदगियों से खिलवाड़ हुआ है? क्या लापरवाही की कीमत जनता की जान से चुकाई जाती है? मिली जानकारी के मुताबिक पुल का यह हिस्सा पहले से ही जर्जर था और पिछले 2 महीनों से मरम्मत के नाम पर बंद पड़ा था। लेकिन बड़ा सवाल यही है, अगर हालात खराब थे तो समय रहते पुख्ता मरम्मत क्यों नहीं की गई? क्या सिर्फ आवागमन रोक देना ही प्रशासन की जिम्मेदारी पूरी कर देता है? क्या नियमित संरचनात्मक ऑडिट और सुरक्षा जांच हो रही थी या कागजों में ही सब ठीक था? हालांकि राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। प्रशासन ने एहतियातन भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है और जांच के निर्देश भी साथ साथ दे दिए गए हैं। लेकिन सवाल प्रशासन पर सीधा खड़ा होता है, अगर यही हिस्सा व्यस्त ट्रैफिक के दौरान गिरता तो तस्वीर कितनी भयावह हो सकती थी। क्या जिम्मेदारी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी या यह मामला भी जांच के नाम पर ठंडे बस्ते में चला जाएगा? फिलहाल एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की सेहत पर बड़ा सवाल खड़ा कर चुका है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि जिम्मेदारी तय होती है या नहीं। ये नेशनल हाईवे मैक्सिमम हेवी व्हीकल्स आ रहे हैं तो इनको डाइवर्टेड किया गया है। शाहपुरा से भी एक रोड है जो कि भोपाल तरफ जाता है, उसमें 4 व्हीलर्स को डाइवर्ट किया गया है और इसके पूर्व अंधमुख बाईपास से हेवी व्हीकल्स को डाइवर्ट किया जा रहा है। तो कितना समय इसमें लग रहा होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि काफ़ी लंबी लाइनें लग गई हैं? अभी तो जो भी यातायात सुगमता से चल रहा है अच्छे से, और चूंकि हेवी व्हीकल्स को भी डाइवर्ट कर दिया गया है तो यातायात में कोई बाधित नहीं है। हैवी व्हीकल्स के चलते परेशानी कल दिन में आ सकती है क्या? कल चूंकि दिन में ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, अगर वैकल्पिक मार्ग है जो कि शाहपुरा होते हुए जाता है तो परेशानी नहीं आना चाहिए। एग्जैक्ट बताइए कि क्या घटनाक्रम घटा है जिससे आपको ये सब करना पड़ा? अभी तक जो जानकारी है, नेशनल हाईवे में जो अवरुद्ध हुआ है ट्रैफिक, इसके कारण हमें डाइवर्सन चालू करना पड़ा है। मेरी यहाँ खेती है, मटर टूट रहा है, बहुत अधिक परेशानी है। ये ब्रिज 2 साल 3 साल हुए जब चालू हुआ था, उससे पहले एक पट्टी पहले क्षतिग्रस्त हो गई थी, दूसरी पट्टी अभी कल 4 बजे के आसपास हुई है। अब पूरा रास्ता बंद है, किसानी काम पूरा ठप्प हो चुका है। कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? बहुत अधिक परेशानी हो रही है, कहीं से कुछ किसान के लिए कोई सहूलियत नहीं दिख। लखनऊ में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं क्योंकि सीपीआई के सैकड़ों कार्यकर्ता चारबाग रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हुए हैं और विधानसभा की ओर से मार्च भी शुरू कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों का मुख्य उद्देश्य यूजीसी लागू करने की मांग को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। उन्होंने जोरदार नारेबाजी करते हुए यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि उनकी आवाज़ सुनी जाए और प्रशासन जल्द कार्रवाई करे। प्रदर्शन की बढ़ती संख्या और संभावित तनाव को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर सुरक्षा कड़ी कर दी है। चारबाग रेलवे स्टेशन पर आसपास के मार्गों पर पुलिस की मौजूदगी ने स्थिति को नियंत्रित करने में भी मदद की है, लेकिन पूरे इलाके में हलचल और भीड़ का दबाव बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सीपीआई एमएल के सैकड़ों कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर है, जहां चारबाग रेलवे स्टेशन पर वो जुटे हैं। उन्होंने विधानसभा की ओर मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी लागू करने की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की और सरकार से तत्काल निर्णय लेने की मांग की। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। देखिए, ये भाकपा माले का विधानसभा घेराव की कॉल है। आज 23 फरवरी को पूरे प्रदेश भर में जो भाजपा सरकार का बुलडोजर राज चल रहा है, जिसमें दलितों को, आदिवासियों को, भूमिहीनों को, वनवासियों को उनके जमीनों से उजाड़ा जा रहा है, इसके खिलाफ जब जो लोग, हमारे पार्टी के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, संगठित कर रहे हैं, तब उनके ऊपर राजनीतिक दमन किया जा रहा है, फर्जी मुकदमे लाद करके उनको जेल भेजा जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस देश की शिक्षा व्यवस्था से लेकर के स्वास्थ्य व्यवस्था पर ये बुलडोजर चल रहा है।
ये बुलडोजर विश्वविद्यालयों में जातिगत उत्पीड़न को जस्टिफाई करने में लगा हुआ है। यूजीसी के रेगुलेशन को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो जरूरी पक्ष भारत सरकार को, मोदी सरकार को रखना था, इस सरकार ने उसको नहीं रखा, जिसके कारण से सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। आज ये मार्च उस यूजीसी रेगुलेशन को रोहित एक्ट की तर्ज पर लागू करने की मांग को लेकर के विधानसभा घेराव की कॉल पर जारी है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से बड़ी खबर। यूजीसी बिल के विरोध में स्वर्ण समाज के कुछ संगठनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में अखंड भारत स्वदेशी अभियान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर दहोरा ने कलेक्टर परिसर में आत्मदाह का प्रयास किया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें बचा लिया और बताया जा रहा है कि कुंवर दहोरा कलेक्टर परिसर पहुंचे और यूजीसी बिल के विरोध में आत्मदाह करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए आग बुझाई और उन्हें तत्काल हिरासत में ले लिया गया। कुंवर दहोरा का आरोप है कि यूजीसी बिल पारित कर केंद्र सरकार ने स्वर्ण समाज के साथ छल किया है और उनका कहना है कि इस फैसले से समाज में गहरी नाराजगी है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी विश्वासघात का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार स्वर्ण समाज के हितों की रक्षा नहीं करेगी तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। मैं कुंवर दहोरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड भारत स्वदेशी अभियान परिषद। आज आपने क्या यूजीसी के विरोध में हमने पोस्टर लगवाए थे शहर से लेके गांव तक 3-4 दिन 16 को। और यूजीसी के विरोध में हमने कहा था कि या तो मोदी जी इस्तीफा दें और या तो धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करके देश से माफी मांगे, और अगर नहीं करेंगे तो अपने 11 साथियों के साथ प्रधानमंत्री आवास के सामने, ऐसी सक्षम जगह राष्ट्रपति भवन या इंडिया गेट के सामने या नए पुराने संसद भवन के सामने हम अपने 11 साथियों के साथ आत्मदाह करेंगे। हमारा नाम क्योंकि फ्लैश हो गया तो फिर हमको निकलना मुश्किल था। खुफिया एजेंसियों की लगातार जो है हम पे शिकंजा कसा गया है, तो फिर हमने ये सोचा कि हम निकल नहीं पाएंगे। तो बाकी जो है वो 11 वहाँ करेंगे 26 से 2 के बीच में। हमने यहाँ श्री गणेश कर दिया है। यहाँ क्या किया है आज? हमने आत्मदाह किया है, लेकिन पता नहीं कहाँ से लोग आ गए। हमारी धोती जो गांधी आश्रम वाली पहने थे 5.5 मीटर की, वो खींच लिया और डीएम साहब के मेन कार्यालय पे आपने क्या ऐलान किया था? हमने ऐलान किया था वहाँ का, तो यहाँ क्या करें? लेकिन जब शिकंजा कसा है हम नहीं निकल पाएंगे तो हमने यहाँ किया है। बागपत जिले के बड़ौद क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। भूमि खरीद फरोख्त के एक मामले में कथित 21 लाख रुपए की ठगी को लेकर अदालत के आदेश पर लेखपाल और कानूनगो समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच शुरू होते ही राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया और मामला खसारा संख्या 218 की कृषि भूमि से जुड़ा हुआ है। वादी अंकित निवासी ग्राम जीवाना थाना रमाला ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी। आरोप है कि 9 जून 2025 को करीब 21 लाख रुपए में जमीन का बैनामा कराया गया, जिसमें 8 लाख रुपए नगद और शेष राशि चेक के माध्यम से दी गई। लेकिन दाखिल, खारिज और नामांतरण की प्रक्रिया के दौरान भूमि अभिलेखों में गड़बड़ी सामने आई है। आरोप है कि राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर कर और जमीन को वैध दिखाया गया और धोखाधड़ी करके न्यायालय के आदेश पर थाना बड़ौद में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सीहोर के इतिहास में पहली बार पुलिस ने करोड़ों रुपए मूल्य के नारकोटिक्स जब्त किए हैं। सीहोर तालुका के भावनगर जिले में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सार और सखावदर गांव के पास मारबी धोरावली खेत में बड़े पैमाने पर हरे गांजे और अफीम की अवैध खेती हो रही है। मौके पर छापा मारकर पुलिस ने 10,087 किलो हरा पोष डोडा अफीम और 26.60 किलो सूखा पोष डोडा और 19.140 किलो हरा गांजा जब्त किया है, जिनकी कुल अनुमानित कीमत 10,92 करोड़ रुपए है। इस मामले में खेत के मालिक बोगा चौहान और संजय उर्फ मोनू उर्फ संघा चौहान को गिरफ्तार भी किया गया है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने माल की गिनती, सैंपलिंग और पंचनामा पूरी कानूनी प्रक्रिया के साथ की और आरोपियों के पिछले रिकॉर्ड व नेटवर्क की जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस ने इस कार्रवाई को अपने इतिहास की सबसे बड़ी रेड बताया और कहा कि भविष्य में भी ऐसे अवैध तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कल जो है सीहोर पुलिस स्टेशन के एक गांव सरगांव में उनके जो वाड़ी विस्तार होता है वहाँ पर स्थानिक पुलिस इंस्पेक्टर बीडी जाडेजा और उनके साथ उनका जो स्टाफ था उसमें मेन जो काम था वो एक हुम्बल करके पुलिसकर्मी उनका था। तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन के आधार पे रेड की और एक भोगा भाई और संजय भाई जो दोनों भाई हैं उनकी खुद की जो मालिकी की जो ज़मीन है
उस पे उन्होंने लगभग 3 बीघा ज़मीन पे उन्होंने जो है अफीम की खेती की थी और गांजा की भी साथ साथ में खेती की थी। तो उसको जब ये रेड में सब हमने जो है लीगली पूरा प्रोसेस करके इसको सीज किया है और टोटल जो है हमने अफीम के पेड़ का टोटल वजन जो हमने जो सीज किया उसका वजन जो है 1068 किलोग्राम होता है। ऐसे ही जो गांजा है उसका लगभग 20 केजी है और साथ ही साथ हमने पोस्ट रोडावन भी पकड़ा है। तो टोटल जो ये पूरा माल है उसकी वैल्यू जो है लगभग 11 करोड़ जैसी होती है। और ये कार्रवाई करने के बाद जो है हमने सीहोर पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट के अलग अलग सेक्शंस 8B-C 15B में जो है गुना दाखिल किया और गुना जो है हमारे लोकल SOG PI को ट्रांसफ़र किया है और उसमें जो है अभी दोनों आरोपी को जो है हमने अरेस्ट कर लिया है। तो ये थी अब तक की खास खबरें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।